गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एग्रीकल्चर के बारे में सारा टोटल। और एग्रीकल्चर में जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल रहा है, जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज रही है, वो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन रहा है। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही जो है हरियाणा काफ़ी, हम कह सकते हैं कि हरियाणा को इसका इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिला है, सोशल एडवांटेज भी मिला है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। लेकिन आज हमें सिर्फ उस बारे में बात नहीं करनी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हम कह रहे हैं कि वो क्या रहा, लेकिन हम इसमें इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इसके लिए बनाई थी उस बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा हरियाणा का फूड प्रोडक्शन बढ़ा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा वो क्या था। वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि फर्टिलाइजर्स का यूज तो नहीं कहना चाहिए, ओवर यूज ही हमें कहना चाहिए। ओवर यूज बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो ग्रीन रेवोल्यूशन का ओवरऑल मकसद क्या था कि लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। मतलब मान लीजिए कि पहले 1 एकड़ ज़मीन से अगर 50 क्विंटल गेहूँ हो रहा था, तब गवर्नमेंट ने कहा कि उसी ज़मीन से हमें 50 क्विंटल से ज़्यादा 70 क्विंटल उगाना है अनाज। चलो ठीक है, ये ज़रूरी है, ज़रूरी था उस टाइम भी कि भाई टाइम की यही डिमांड थी कि हमारा जो है वीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हाई क्वालिटी के सीड्स हैं वो मंगवाने स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने, जो हाई क्वालिटी थे बिल्कुल अच्छे वाले। ठीक है, वो स्टेप ठीक था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ करो, वहाँ से गड़बड़ स्टार्ट होगी। क्योंकि ये एक ऐसा, आप इसे कह सकते हो कि साइकिल बना हुआ है, और ये साइकिल अब इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। कैसे, अब ये चक्कर ऐसे चलता है कि जो आपकी मान लीजिए पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, जिसे हम फसलों में डालते हैं जिससे कि फसलों में कोई बीमारियां ना लगे, कोई डिजीज ना हो और हमारी फसल अच्छे से रहे। तो एक किसान जाता है दवाई वाले के पास, पेस्टिसाइड वाले के पास, और दवाई लेके आता है। पेस्टिसाइड वाला कहता है कि आपको इसे 1 एकड़ में सिर्फ 100 ml डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, किसान आ जाता है, वो घर आता है, घर आके वो अपना जो उसका नौकर होता है उसको बोलता है कि भाई तू इसे खेत में जो है 1 एकड़ में 120 ml डाल दे। अब पेस्टिसाइड वाले ने सिर्फ 100 ml बताया था कि आपको 100 ml डालना है खेत में, लेकिन किसान थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा सिक्योर होना चाहता है, उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। वो सोचता है यार थोड़ा सा ज़्यादा डालने में क्या नुकसान है, फसल बची रहेगी। उसका तो ओवरऑल मकसद यही है ना, कोई बीमारी ना लगे। तो क्या रहेगा, वो कहता है कि उसने जो है 20 ml क्वांटिटी ज़्यादा बता देता है वो किसान अपने नौकर को। ये जो भी खेतों में दवाई डालेगा या खुद डालेगा या कोई भी हो, तो वो नौकर जब जाता है खेत में और जब वो दवाई डालने लगता है तो वो क्या सोचता है, यार मालिक ने कहा है कि 120 ml, क्यों ना मैं 150 ml डाल लूँ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, कि मान लीजिए कि अभी मैंने 150 ml डाल दिया तो फसल और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा, क्या पता मेरी भी सैलरी बढ़ जाए। देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब अपनी जगह ठीक है, सब अपना एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हैं। देखो इसमें किसान की भी कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी सभी चाहते हैं। तो उस एक्स्ट्रा सेफ्टी चक्कर में जहाँ पे 100 ml डालना था वो अल्टीमेटली 150 ml डलता है। जब 150 ml ऐसी दवाई डलेगी, ठीक है, आपने दवाई डाल दी, वो फसल आपकी अच्छे से हो गई, इसका शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान नहीं था, किसान का बेनिफिट हुआ। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म में क्या क्या नुकसान होते हैं, ये एक जानना बहुत ज़रूरी है।
तो लॉन्ग टर्म में दो नुकसान सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें। पहला नुकसान क्या है कि मान लीजिए आप हर साल फसल उगाते हो, हर साल आपका फसल उगाने का तरीका वही है, आप दवाई लेके आते हो, कीटनाशक पेस्टिसाइड लेके आते हो, हर तरह का इनपुट आप डालते हो ज़मीन में, तो ज़मीन क्या हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है उन चीज़ों की, उन दवाइयों की। 10 साल तक आपने पेस्टिसाइड्स डाले बहुत ज़्यादा ज़मीन में, तो क्या होगा, ज़मीन को जो है उसकी हैबिट्स हो जाएगी कीटनाशकों की। और अगर आपने मान लीजिए 11वें साल, एक साल आप किसी भी कारण से पेस्टिसाइड नहीं डाल पाए, कुछ दवाइयाँ उसमें नहीं डाल पाए जो आप पिछले 10 साल से डाल रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि आपकी फसल होगी ही नहीं, होगी तो ना के बराबर होगी। तो उससे क्या होगा कि आपने परमानेंटली जो उस ज़मीन की कैपेबिलिटी थी कि वो बिना दवाई के भी थोड़े अच्छी फसल उगा सकती थी या कम दवाइयों की, एक तो उसको डैमेज कर दिया। सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पे फिर कोई भी फसल बिना दवाइयों के नहीं हो सकती, क्योंकि लैंड जो है हैबिचुअल बन चुकी है उस चीज़ की। सेकंड रीज़न जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है वो क्या है कि हमारी हेल्थ। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब मैं सीधा आपसे पूछता हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ से कितना ठीक है कितना गलत है। थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन कैसे करोगे आप कि एक आपने देखा कि मार्केट में जो लौकी मिलती है या आलू मिलते हैं, पोटैटो, उनका साइज इतना बड़ा क्यों होता है, कभी आप सोचो इस बारे में। और आप फिर ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, खुद आप अपने घर में पोटैटो उगा के देखो, पोटैटो, लौकी, कुछ और तोरी है, टिंडे हैं, कुछ भी सब्जी आप खुद उगा के देखो अपने घर में। आप देखोगे कि आपने इतनी मेहनत की, 2-3 महीने लगे, और जो पोटैटो का साइज आपने उगाया है उसमें आपको कोई दवाई नहीं डालनी है, आपको बस नेचुरल उगाने हैं। तो आप देखोगे आपने जो घर में देसी आपने आलू उगाए या लौकी लगाई, उसका साइज कितना है, और मार्केट में जो आप लेने जाते हो लौकी या पोटैटो, उनका साइज इतना बड़ा क्यों है। तो इस जो डिफरेंस है साइज का, उसके पीछे कहानी ये है कि जैसे लौकी है आपकी और वेजिटेबल्स है, इन सब में ना एक इंजेक्शन लगता है, जिससे कि वो लौकी थोड़ा और ज़्यादा ग्रो कर जाती है, लौकी का साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो मार्केट में ज़्यादा अच्छे रेट पे बिकेगी। किसान की बस यही एक सोच है कि उसके थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, जानबूझ के वो किसी को जान से मार नहीं चाहता है, लेकिन उसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो देखनी है ना। तो वो जो उसमें वही इंजेक्शन लगता है जो हम देखते हैं, जो गांव वाले बच्चों को पता ही होगा, आप सबको, कुछ लोगों को, कि वहीं पे वो इंजेक्शन लगता है उन लौकी में, उन पोटैटो में, उन वेजिटेबल्स में, जो हम भैंस का दूध बढ़ाने के लिए लगवाते हैं कि भैंस का दूध कम है तो ये इंजेक्शन लगाने से उसका दूध थोड़ा बढ़ जाता है। तो वही इंजेक्शन उन वेजिटेबल्स में भी लगता है कि आपने उन वेजिटेबल्स में लगाया वो, और उनका साइज जो है नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, काफ़ी बड़ी उसकी वो हो जाती है लौकी, और मार्केट में हम देख के खुश हो जाते हैं। अभी मैं तो अभी सुनता हूँ आपको, पिछले 2-3 साल पहले ही देखना स्टार्ट किया है, जो बेर आते हैं ना, बेर, और वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के आने लगे हैं। मैंने कभी 2-3 साल पहले इससे बड़े, इतने बड़े तो बेर नहीं देखे थे। मतलब आप ये कह लीजिए कि एक बेर का जो साइज़ होगा वो 150-200 ग्राम के आसपास। तो हम जब ये चीज़ ऐसे देखते हैं, वेजिटेबल्स देख लेते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल हरी हरी सब्जी है, साइज़ बड़ा है, तो देखने में तो वो अच्छी लगती है बिल्कुल, और हम उस चक्कर में फंस भी जाते हैं कि देखो इतनी बड़ी लौकी है, इतनी चमकदार है, बिल्कुल चमक मार रही है, तो हम अट्रैक्ट होके वो चीज़ ले भी लेते हैं। ठीक है, आपने ले ली, आपने बनाई और आपने खा भी ली। अभी 3.5-4 साल पहले एक सर्वे हुआ, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो वहाँ पे क्या केसेस आने लगे पंजाब में, वहाँ पे केसेस आने लगे कि जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, उन सब में एक ही बीमारी होने लगी, एक जैसी बीमारी, सेम डिजीज,
कि उनकी ग्रोथ रुक गई, मोल न्यूट्रिशन हो रहा है, उनका जो है, जो उनका मुंह में है जो ब्लैकनेस सी आ गई उनके माउथ के अंदर। तो सब ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर सोचा कि एक जैसी बीमारी ऑलमोस्ट सभी बच्चों में कैसे आ रही है, क्योंकि वो एक तरह से बिल्कुल लार्ज नंबर पे वो चीज़ें होना स्टार्ट हो गई कि सब बच्चों में, छोटे बच्चों में एक जैसी बीमारी आना स्टार्ट हुई है। तो डॉक्टर ने सोचा कि कुछ तो इसके पीछे रीज़न है। तो पहले उन्होंने बच्चों को दवाइयाँ दी। बच्चे जब तक दवाई ले रहे तब तक ठीक रहते थे, दवाई लेना बंद तो फिर से वही डिजीज आना स्टार्ट। तब उन्होंने सोचा कि हम जो है गलत डायरेक्शन में अपना गियर लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि बच्चे की जो हेल्थ है वो सीधा सीधा मदर से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने बच्चे को छोड़ा कि नहीं नहीं, हमें जो रिसर्च करना है, स्टडी करनी है, बच्चे पे नहीं करनी है, जो मदर है उसके ऊपर करनी पड़ेगी, क्या पता प्रॉब्लम वहाँ पे हो। और एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं पे थी। जो मदर थी, जितनी भी, जब उनके मिल्क के सैंपल लिए गए, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती थी बच्चों को, तो उन मिल्क में जो टॉक्सिसाइड्स थे, जो जैसे थोड़ा जो जहर बन जाता है शरीर में, ठीक है, टॉक्सिसाइड्स थे, जो टॉक्सिन्स थे उसके अंदर, वो जो है नॉर्मल से 800% ज़्यादा थे। इसलिए उनके बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए। तो डॉक्टर ने थोड़ा और रिसर्च किया, डॉक्टर्स ने, कि ये कहाँ से आए टॉक्सिन्स, मदर के मिल्क में कहाँ से आ रहे हैं, ये जो धीमा जहर है, स्लो पॉइजन है, वो कैसे इधर आया। तो उन्होंने इनका लाइफस्टाइल पूछा कि आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, क्या सिस्टम है, क्या लाइफस्टाइल है आपका। तो उन्होंने बताया कि हम तो ये चीज़ें करते हैं, मार्केट में जो हरी हरी सब्जियां हैं वही हमने खाई थी। तो उनका इंटेंशन तो ये था ना कि बच्चा हेल्दी हो। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड उन्होंने वही चीज़ें की जो उनको बताई गई कि आपको ये हरी सारी सब्जियां खानी है। तो हरी सब्जियों का पार्ट बहुत बड़ा था, और हरी सब्जियों में ही ज़्यादातर ये इंजेक्शन वगैरह लगते थे, ताकि ये ज़्यादा इनका बड़ा साइज हो जाए और ये मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो जाए। तो उस वजह से आप देख लीजिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रही है। अब आपको ये नहीं लगता ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे हम 35 की एज क्रॉस करते हैं, आफ्टर 35 बिल्कुल ही क्रोनिकल डिजीज आने स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, हमारी इम्यूनिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा खाना पीना अब पहले जैसा नहीं रहा है। सही बताएं आपको, जो हमारी इम्यूनिटी पहले थी वो अब नहीं रही है, और इसका बस एक ही रीज़न है कि जिस तरह खाना वगैरह हम खा रहे हैं वो जो है दिक्कत है बहुत ज़्यादा उसमें। तो ये एक छोटा सा केस मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि ये जो अभी चल रहा है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है डिस्ट्रक्शन में, ह्यूमन चैन के लिए कह लीजिए। क्योंकि हमारा जो खाना पीना है, जो हमारी फूड चैन है, सीधा सीधा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो जैसा खाना हम खाएंगे वैसे ही हमारी हेल्थ होगी। तो थोड़ा इस टॉपिक में हम आज बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें क्या हुई है। डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें पहली चीज़ लिखी है डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे। तो अभी जो है, अभी मैं अब आपका ट्रेंड बताऊं कि हरियाणा में किस फसल को लेके किसान ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, कौन सी फसल जो है किसान ज़्यादा उगाना पसंद करते हैं। तो वो है आपकी धान की फसल, क्योंकि धान में जो है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और क्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो उससे ज़्यादा है। क्योंकि अगर जैसे हमारा भिवानी का एरिया है, आप अब देखना स्टार्ट करो कि अब भिवानी में धान वगैरह होना स्टार्ट हो गई है कुछ सालों से। लेकिन अगर मैं पिछले 15 साल पीछे चला जाऊं या 10 साल पीछे चला जाऊं और देखो कि भिवानी में क्या उगाया जाता था, तो आपको दो तीन फसलें ही मेन दिखती थी। पहली कौन सी? पहले आपका जैसे
जिसके लिए कम पानी चाहिए, जिसको उगने के लिए कपास, कॉटन, वो कम पानी में भी उग जाती थी। उसके बाद आपका बाजरा है, कुछ और है। तो ऐसी फसलें हमारे भिवानी एरिया में उगाई जाती थी जिनके लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब आप देख रहे हो थोड़ा चेंज आया है, नहरें खुदी है, ड्रेन स्टार्ट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाए लोगों के पास, और वो हुआ भी है। तो अब क्या होने लगा है कि भिवानी के आसपास लगभग, जैसे मैं जींद से भिवानी भी आता हूँ, तो जो आसपास के गांव जो मैंने देखे हैं, जैसे तिगड़ाना है या और गांव है आसपास के आपके, प्रेम नगर है, नियर बाई विलेजेज में भी मैंने देखा है कि अब धान उगाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। और धान को लेके एक आप ये चीज़ जान लीजिए कि धान में जो है वाटर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी, कि जितना इसके लिए वाटर चाहिए किसी और फसल के लिए नहीं चाहिए। कैसे? एक रिसर्च के अनुसार एक ये रिजल्ट सामने आया है कि 1 किलो चावल उगने के लिए 8 लीटर पानी लगता है। अब आप देख लीजिए कि रेशो कितना खतरनाक है, कि अगर आपको 1 किलो राइस उगाना है तो आपको 8 लीटर पानी उसको देना पड़ेगा। तो अगर इसमें इतना इंटेंस वाटर यूज है, इतना हैवी वाटर यूज है, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो टेबल वाटर है, जो हमारा, जिसे हम देसी भाषा में चोया भी बोलते हैं, जहाँ से नीचे से पानी आना स्टार्ट होता है, वो बहुत शार्पली नीचे जा रहा है। मतलब कहीं कहीं तो पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले जो वाटर टेबल था, जो आपका टेबल वाटर आप जिसे कहते हो, वो जो था वो 50 फीट पे भी था, कई जगह पे 40 पे भी था, 80 पे भी था। कि आप जैसे कोई नल लगा रहे हो, समर्सिबल लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो पानी था वो आपको 50 फीट पे, 60 फीट पे, मैक्सिमम 80 फीट पे आपका निकलना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आप जो अब जो वाटर टेबल की बात कर रहे हो, अब वो कहीं कहीं तो 200 फीट से भी ज़्यादा नीचे चला गया है, कि 200 फीट पे भी पानी नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो वाटर लेवल है नीचे का, वो बहुत नीचे जा रहा है। अब 200 फीट पे भी कहीं पे पानी मिलता नहीं है इजीली। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि जो हमारा ज़मीन का पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और कम होने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वाटर जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है और धीरे धीरे जो है हम इससे हाथ धोते जा रहे हैं। तो इसके पीछे मैं आपको सिर्फ 3 रीज़न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊंगा, कि 3 वो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है जिससे आपका वाटर टेबल इतना नीचे जा रहा है हर साल। अब आपने मान लीजिए कोई समर्सिबल लगाया है या अपने घर में भी लगाया है पर्सनल यूज़ के लिए, वो कुछ साल ही चल पाता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसको निकालना पड़ता है, थोड़ा और नीचे जाके खुदाई करनी पड़ती है, थोड़ा और नीचे पाइप पहुंचाने पड़ते हैं, फिर आपका वो चलता है। तो वाटर टेबल का आई एम श्योर कि कम होना, जितना नीचे जा रहा है, वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और इसलिए इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका जो वाटर है वो क्या है, आपका डिप्लेटेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, कि वहाँ पे जो है आपका वो कम हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज जा चुका है वो है आपका वाटर। और बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता, आपको पता ही है, बिना पानी के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वो 3 रीज़न क्या है, उन 3 रीज़न में से जो सबसे पहले रीज़न है कि आपका जो जल का स्तर है वो नीचे क्यों गिर रहा है, वो पहला है आपका। अभी आप देख रहे हो कि गांव में, शहरों में पहले जो था कच्चे रास्ते होते थे, मतलब सीमेंटेड नहीं होते थे, कच्चे रास्ते होते थे। भाई जैसे भी बारिश आई वो पानी, ऑलमोस्ट सारे पानी ज़मीन सोख लेती थी, क्योंकि कच्चे रास्ते थे, कोई ईंट नहीं थी, हर जगह कच्चे कच्चा होता था। लेकिन आज जो डेवलपमेंट के नाम पे, फैसिलिटी के नाम पे, हर गांव में सीमेंटेड गलियां बन गई है, हर जगह पे सिर्फ पक्का ही बना हुआ है, फ्लोर मतलब सब कुछ पक्का बना हुआ है, ईंटों से, सीमेंट से, बजरी से, इन सब चीज़ों से पक्का बन चुका है।
तो अब जैसे बारिश आती है, बारिश आई लेकिन अब तो सीमेंटेड गलियां हैं हर जगह पे, तो वो बारिश का पानी ज़मीन में जाएगा कैसे? क्योंकि ज़मीन का पानी पहले ईज़िली चला जाता था, क्योंकि कच्चा, सब कुछ कच्चा ही होता था, आसपास का एरिया ज़्यादा पक्के वहाँ पे नहीं होता था। तो अब वो पानी नहीं जा पाता नीचे, जो आपका वाटर टेबल है वो इसलिए भी कम हो रहा है। पहला रीज़न आपका ये है। सेकंड रीज़न क्या है, जिसको आप तालाब बोलते हो, जोहड़ बोलते हो, वो अब धीरे धीरे बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल कम। मतलब उनका नंबर जो है गांव में अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जो आपका जोहड़ है, जो तालाब है, हम तो ये सोचते हैं कि उसका क्या यूज़ है, कि जो भाई गांव का जो गंदा पानी है वो वहाँ पे चला जाता है, या कोई बारिश से ज़्यादा बारिश हो गई, ओवरफ्लो हो गया, तो वो चला जाता है। एक आम आदमी के लिए तो जोहड़ का, तालाब का बस इतना यूज़ है, लेकिन एक्चुअल में तालाब का यूज़ उससे कहीं ज़्यादा होता है। तालाब का यूज़ होता है वाटर रिचार्जिंग के लिए। मान लीजिए आप किसी दो गांव का कंपैरिजन करो या सर्वे करो, उन दो गांव का आपने सर्वे किया, तो एक गांव में आप देखोगे कि ज़्यादा तालाब है, तो वहाँ पे जो वाटर टेबल है वो कैसा होगा? तो वहाँ पे आपको जो वाटर टेबल मिलेगा, जहाँ पे तालाब आपने ज़्यादा देखे हैं, वो आपको ऊपर मिलेगा। मतलब वहाँ पे 100 फीट पे, 120 फीट पे, 80 फीट पे पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा गांव जहाँ पे तालाब है ही नहीं, या है भी तालाब तो ना के बराबर है, वहाँ पे आपको जो मिलेगा वाटर टेबल वो बहुत नीचे जाके मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे जैसे तालाब कम होते जा रहे हैं, वाटर चार्जिंग नहीं हो पा रही है। दूसरा रीज़न ये है, इसलिए भी हमारा जो पानी है वो कम होता जा रहा है। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न वही है कि भाई हम जो है ओवर यूज़ कर रहे हैं पानी का बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे आपने भी तो सुना भी होगा कि सीएम, हमारे सीएम जी हैं, खट्टर साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था कि आप धान को छोड़ो कुछ और उगा लो, मूंग की दाल उगा लो, कुछ और उगा लो। आप हम में से ज़्यादा जानते हो क्योंकि आप किसान के बैकग्राउंड से हो। तो क्यों कह रहे हैं हमारे खट्टर साहब ऐसा? हमारे सीएम से ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आपको धान उगाने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ऐसे सभी किसान, अगर सभी पूरे हरियाणा में धान के पीछे लोग पड़ जाए कि पूरे हरियाणा में सिर्फ धान ही होने लगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कम है ही है, वो जो पानी का लेवल है वो और नीचे चला जाएगा। तो ये तीन फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोल इसमें प्ले करते हैं। तो इसलिए हमारे ये वाटर का लेवल जो है वो बहुत शार्पली कम होता जा रहा है नीचे ज़मीन में। इसमें ये कुछ डेटा दिया हुआ है। तो भी इन्होंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि गवर्नमेंट को देखो इंटरवेंशन करने की ज़रूरत तो है ही है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसान हर जगह पे ठीक हो। चलो ठीक है कि हम ये मानते हैं कि ठीक है, किसानों को स्पोर्ट की ज़रूरत है ही है। मोनेटरी सपोर्ट भी उनके लिए, मेंटल सपोर्ट भी, हर तरह का सपोर्ट ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट को, और अभी आप देख लो गवर्नमेंट भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही है इन चीज़ों को लेके। वो कैसे? जैसे आप जानते हो कि दो तरह की खेती होती है। एक होती है जो हम टाइम पे खाद बीज लगाते हैं, आपने देखो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है अगेती। अगेती वर्ड यूज होता है। अगेती मतलब क्या है कि मान लीजिए कि धान लगाने का एक टाइम दिया गवर्नमेंट ने, कोई भी टाइम लगा लीजिए आप, मान लीजिए कि जुलाई अगस्त 2 महीने का टाइम दे दिया कि इस टाइम में जो है आपको धान उगानी है या लगानी है खेतों में। कोई किसान जुलाई से पहले, मतलब मान लीजिए उसने जून में ही करना स्टार्ट कर दिया, उसको ये लालच है कि मैं जितना जल्दी धान लगाऊंगा उतना जल्दी कटाई होकर फिर अगली फसल करूंगा। तो मान लीजिए किसी किसान ने 15 दिन पहले जो है, सरकार ने जो टाइम दे रखा है उससे 15 दिन पहले धान खेतों में लगवा भी दी किसी मजदूरों के हाथों, तो और गवर्नमेंट को पता लग गया। गवर्नमेंट को पता लगता है, सबसे पहले तो उस पर फाइन करेंगे वो कि आप पे इतना जुर्माना है, आपने जो है अगेती करने की कोशिश की है। सेकेंड चीज़ क्या होगी, जो उसकी फसल है, जो धान लगी हुई है, वो उसमें कुछ हरे कलर की एक दवाई डालते हैं, थोड़ी सी डालेंगे वो, और वो पूरे खेत में जितने भी लगी हुई है धान,
वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने ये सब केसेस देखे होंगे, लेकिन क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त गांव से है तो मैं कनेक्ट रहता हूँ, वो चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है, गवर्नमेंट अब किसान के मामले में भी स्ट्रिक्ट हो रही है कि गवर्नमेंट जो अपना पॉलिसी लेके आती है उस हिसाब से किसान एक्ट करे। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसमें इसके बाद इस आर्टिकल में एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है, पानी के अलावा अब मिट्टी का जो स्तर है, मिट्टी का जो क्वालिटी लेवल है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इस आर्टिकल के एक निचोड़ मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे जैसे हम हर साल जो है चीज़ें डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन उन चीज़ों की यूज टू हो रही है, उसको आदत पड़ रही है उन चीज़ों की। और आपने 10 साल वो चीज़ यूज़ की और 11वें साल अगर आप नहीं करोगे तो भी दिक्कत है। अब एक चीज़ हम पढ़ते थे बचपन में किताब में कि जिसको हम बोलते थे कि जमीन को परती छोड़ना क्या होता है। परती, उसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि किसान का मतलब ये मान लीजिए कि एक फसल उसने लगाई, तैयार की, काट दी, उसका एक सीजन खत्म हो गया। उसके बाद जो है किसान को थोड़ा गैप देना चाहिए, ज़मीन को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए कि भाई ज़मीन से अब हमने फसल काट ली तो 1 महीना 2 महीना ज़मीन पे कुछ ना करें, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ना करें, जिससे ज़मीन को थोड़ा रेस्ट मिले और वो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वो भी नहीं हो पाता, कि जैसे ही आपने गेहूँ काटी या आपने धान काटी तो अगली फसल उगाने की तैयारी किसान उसी दिन से स्टार्ट कर देता है, एक दिन का भी गैप नहीं होने देता। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि लेकिन गवर्नमेंट अब इसके बारे में भी करने जा रही है कंपल्सरी पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या कहने जा रही है कि हर 3 साल बाद, हो सकता है कई जगह पे किसी डिस्ट्रिक्ट में पॉलिसी अलग है कि हर 3 साल बाद आपको जो है 6 महीने ज़मीन को खाली रखना है। ये अभी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, इस ड्राफ्ट पे, क्योंकि ये ज़रूरी है, ज़मीन को थोड़ा सा रेस्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारी जो एग्रीकल्चर है ना वो सस्टेनेबल रहे। अब सस्टेनेबल कोई भी एक अपने आप में बहुत बड़ी डेफिनेशन है। सस्टेनेबल कैसे, कि हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्रीकल्चर में अंधाधुंध यूज नहीं करने हैं, जैसे पानी है और रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, उनको ब्लाइंडली यूज नहीं करना है। लेकिन अभी तो वो होता नहीं दिख रहा, अभी तो बस हम सभी जो है प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं कि सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी की इस दौड़ में सस्टेनेबिलिटी बहुत पीछे रह चुकी है, एक ये चीज़ भी है। तो ये टॉपिक बस यही था जो मैंने आपको बताया है विद एग्जाम्पल। तो ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो जो हमारा अब अगला टॉपिक है वो हमारा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन हरियाणा या एग्रीकल्चर सिनारियो इन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। इसमें बस हम यही बात करेंगे कि कौन सी पॉलिसी है, कौन सी स्कीम है जिससे किसान बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हुए हैं, या कौन सी पॉलिसी में हम लैग कर रहे हैं, और कि अब तक किसानों को डेवलपमेंट करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल या फेलियर हुई है। तो वो सारी चीज़ें बातें इन सब यहाँ पे उन चीज़ों का डिस्कशन रहेगा कि भाई हमारे हरियाणा में कितना हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है, ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये डेटा जो है हमारा 2015-16 का है। सेक्टर वाइज GSVA ऑफ हरियाणा कि किस सेक्टर का कितना यहाँ पे हिस्सा रहा है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है सबसे कम जो है ब्लू वाला है। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, इससे पिछले में, कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो हर साल कम होता जा रहा है। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ ये शो की गई है। जो आपका ये ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर को जो है आप देख रहे हो, ये है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। इसका शेयर सबसे कम है। उसके बाद है आपका उससे ज़्यादा शेयर किसका है, इंडस्ट्री का,
ये एग्रीकल्चर थोड़ा ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो है सर्विस सेक्टर का। अब यहाँ पे इस डेटा को कंपेयर किया गया है अदर स्टेट के साथ कि जो सिनारियो हरियाणा में है एग्रीकल्चर को लेके, क्या वही सिनेरियो कहीं और भी है। तो इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दी गई है, टेबल में 2 कॉलम दिए गए हैं। एक है आपका शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन जीएसडीपी, कि जो एग्रीकल्चर का शेयर है इन्होंने इस तरफ लिया है और यहाँ पे स्टेट लिया है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे 30% से ज़्यादा शेयर है एग्रीकल्चर का जीएसडीपी में। तो वो सिर्फ एक ही स्टेट है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है 20 से 29%, वो कहाँ कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। इतना है, मतलब 30 से कम, 20 से 30 के बीच में। फिर है बिल्कुल उससे भी कम, 15 से 19 के बीच में। तो हरियाणा यहाँ पे स्टैंड करता है, जो हमारे यहाँ पे हरियाणा लिखा हुआ है ये हमारा हरियाणा है। हरियाणा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटक है, मेघालय है, मिजोरम है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद भी कुछ हैं यहाँ पे स्टेट जो जहाँ पे लेस देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पहला आपका आ गया गोवा। गोवा की बात हमने पहले भी की थी कि गोवा में जो कमाई गवर्नमेंट के पास आती है वो थ्रू टूरिज़्म ही आती है। गवर्नमेंट का जो लीडिंग सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो वहाँ का टूरिज़्म ही है। तो देखिए 15% से भी कम का हिस्सा जो है एग्रीकल्चर का गोवा, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तराखंड, तमिलनाडु इनसे हो रहा है। फिर यहाँ पे बात हुई है एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में ये थोड़ा अलग है, ये ट्रेडिशनल नहीं है खेती हमारी, कि हमने इसमें कितना यहाँ पे करने की कोशिश की है। लेकिन आप यहाँ पे अदर स्टेट के साथ कंपेयर करो तो हरियाणा तो बहुत ही नीचे स्टैंड कर रहा है। देखिए यूपी में बहुत ज़्यादा है ये हॉर्टिकल्चर का शेयर, देखिए यूपी में इतना है, आंध्र प्रदेश में है बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर आपका, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, और हरियाणा देखिए बिल्कुल ही लो लेवल पे है। मैंने आपको बताया था ना हरियाणा में बस सब हर किसान जो है धान के पीछे पड़ा हुआ है। जो दूसरी खेती है जैसे आपकी मशरूम की खेती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें। मशरूम के अलावा और भी आपके जैसे आप ये आपके फ्लावर्स वगैरह है या वेजिटेबल्स वगैरह है, उनमें भी प्रॉफिटेबिलिटी देखो है। लेकिन हम जो है वो वही कहते हैं ना, भेड़ चाल चलते हैं कि भाई बस ब्लाइंडली हम किसी को फॉलो करते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का जो शेयर है वो इतना कम है, और अदर स्टेट में देखिए कितना ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों का, कि एक तो हमारा है जो वो है प्रिंसिपल क्रॉप्स। प्रिंसिपल क्रॉप्स में आपका यही आ गया कि जो आपका धान है, गेहूं है, वो जो मेन है हमारा। और उसके बाद इस तरफ हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, वेजिटेबल्स की। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे राइस का है 4.15 बिलियन टन है। उसके बाद आपका वीट का प्रोडक्शन है। उसके बाद ऑयल सीड जो आपके तिलहन होते हैं उन सब का है। उसके बाद कॉटन है आपका, ये वैसे कम हो रहा है हर साल, इसका जो ट्रेंड है थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं कॉटन टू पैडी, धान के लिए ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका शुगर केन है, ये भी जी बहुत कम हुआ है शुगर केन। अब शुगर केन का कोई अगर लीडिंग है तो यूपी में काफ़ी ज़्यादा गन्ना उगाया जा रहा है। और अभी गवर्नमेंट ने भी आपने देखा होगा अभी पिछले 2 साल में मैसिव इंक्रीज हुआ है शुगर केन के प्राइस में। 2 साल पहले जो गन्ने का रेट था वो था 300 क्विंटल, बस 250 से 300 के बीच में। लेकिन वो कुछ
और ऑल ओवर इंडिया किसानों के सुसाइड वाली स्टोरी बनी, वो सच भी थी स्टोरी कि वे किसान गन्ना उगा रहे थे, उनका जो शुगर मिल है उनका पैसा नहीं दे रहे थे टाइम पे। तो इस वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा सुसाइड होना स्टार्ट हुए। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि जो शुगर केन है उसका प्राइस सीधा 300 क्विंटल से बढ़ा के 850 क्विंटल कर दिया। लेकिन किसान अभी भी इसकी तरफ नहीं आना चाहता शुगर केन। कुछ गिने चुने किसान हैं जो गन्ना उगा रहे हैं, उसके पीछे उनके अपने रीज़न हैं, क्योंकि गन्ना जो है 1 साल लेता है बनने में, तैयार होने में, पकने में, ठीक है। और 1 साल में आप वैसे 2 फसल उगा सकते हो, 3 भी उगा सकते हो, 2 तो है ही है, गेहूँ और आपका धान। तो इसलिए भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम शुगर केन को चाहिए, तो इसलिए भी यहाँ पे किसानों का रुख थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद पल्सेस है, पल्सेस में हम बहुत पीछे हैं, दाल वगैरह में, दालें वगैरह हम कम उगाते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो ये सिनारियो है अभी हरियाणा का कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं। उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर में बात करते हैं, मतलब जो पेरिशेबल क्रॉप्स के अलावा जो दूसरी बातें हैं, वहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो हिस्सा ऑरेंज वाला है आपका, वो है आपका वेजिटेबल्स का, कि सब्जियाँ उगाई जाती हैं। जो भी पूरे शहर में या जितनी बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, टमाटर प्याज जो भी हम खरीदते हैं सब गाँव से तो आता है। हम ये कह सकते हैं कि शहर भी गांव के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद आपका फ्रूट्स है जी, फ्रूट्स। उसके बाद इसके बाद उन्होंने प्लांटेशन दिया है। उसके बाद स्पाइसेस है, मसाले इसमें कम है हमारा, अरोमेटिक है, फ्लावर सबसे कम है, सबसे लास्ट में। तो ये सिनेरियो है कि हमें बहुत सारी फसलों में हम बहुत पीछे चल रहे हैं कहीं ना कहीं। फर्टिलाइज़र कंजप्शन, इसके बारे में तो हमें ज़रूर बात करनी चाहिए और हम करेंगे भी। फर्टिलाइज़र कंजप्शन का एक ही ट्रेंड रहा है कि ये जो है बड़ा है और बहुत ज़्यादा इसका हरियाणा में हुआ है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक कंपेयर किया गया है कि किस स्टेट में कितना यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है वो यहाँ पे दिखाया गया है यूपी को। तो लेकिन हमें ये नहीं कहना है कि भाई बस यूपी में सबसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ यूपी के जियोग्राफिकल कंडीशन की और उसके डेमोग्राफिकल कंडीशन की, तो हमसे कम से कम 4-5 गुना बड़ा है यूपी। क्योंकि हरियाणा की पॉपुलेशन तो सारी 2.5 करोड़ है, लेकिन यूपी की पॉपुलेशन 17-18 करोड़, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो वहाँ पे इतना तो बनता ही है कि अगर कोई स्टेट हमसे बड़ा है तो सीधी सी बात है वो हमसे ज़्यादा ही कंज्यूम करेगा। और वेस्टर्न यूपी तो पूरा, जो वेस्टर्न यूपी है हमारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो तो वीट का आप कह लीजिए कि वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। तो वेस्टर्न यूपी का हिस्सा जो पूरा है वो वहाँ एग्रीकल्चर में वीट के लिए फेमस है। तो सबसे ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र हमारा यूज़ होता है किस स्टेट में, यूपी में। और उसके बाद हरियाणा, और अगर हम पंजाब का कंपेयर करें, पंजाब और हरियाणा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जियोग्राफिकल दोनों सेम ही है, ज़्यादा गैप नहीं है इसमें। तो ये ऐसे दिखाया गया है। यूपी के बाद सेकंड आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश। तो ये ऐसे ऐसे जो आपका ट्रेंड बनता जा रहा है स्टेट वाइज। तो हरियाणा ठीक है, इसके हिसाब से ये यूज़ तो कर रहा है, लेकिन इसमें अभी जो आपको ऑरेंज वाला आप इसमें पॉइंट देख रहे हो, ये मैसिव इंक्रीज को शो कर रहा है कि इतना चेंज हुआ है आपका। फिर आपका साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, कि जो आपका, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं जोत का आकार, कि आपका जोत का आकार कितना रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एक किसान के 2 बेटे हैं, तो अगर उस किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 5 एकड़ रह जाएगी। फिर आगे 2-2 बेटे हुए तो 2.5-2.5 एकड़ रह जाएगी। तो श्रिंक हो रही है ज़मीन। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो है साइज ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग जो है छोटे होते जा रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किसान कैसे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें ली गई हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे पहला लिया गया है मार्जिनल लेस देन 1 हेक्टर, कि ऐसे किसान कितने हैं हरियाणा में जिनके पास ज़मीन बिल्कुल ना के बराबर है, 1 हेक्टर से भी कम, बिल्कुल छोटे किसान। जो 1 हेक्टर से भी कम पे खेती कर रहा है ना, वो तो बस ये मान लीजिए कि सर्वाइवल के लिए है, उसका खाना पीना भी मुश्किल से हो पाएगा।
गुजारा करना भी बहुत मुश्किल है 1 हेक्टर ज़मीन पे। तो ये किसान हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, 48% है। दूसरी बात है स्मॉल, फिर सेकंड भाई ये कितने हैं स्मॉल, 1 हेक्टर टू 2 हेक्टर, तो ये है जी हमारे 19%, जो थोड़े ठीक हैं, ठीक सी कंडीशन है जिनकी, थोड़ा बेच भी लेते हैं और खुद घर पे भी रख लेते हैं अनाज, गुजारा भी हो जाता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं हम कह सकते। तो ये उस लेवल के किसान हैं जो वो कितने हरियाणा में 19%। फिर आपका सेमी मीडियम, ये थोड़ी सी इम्प्रूव्ड क्लास है किसानों की, सेमी मीडियम, इसमें क्या रहेगा, ये है 18% हरियाणा में, और उनके पास है 2 से 4 हेक्टर लैंड। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि थोड़ा मीडियम क्लास है, ना बहुत ज़्यादा अमीर है ना बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक ठाक गुजारा इनका हो रहा है, सर्वाइवल की कोई चिंता नहीं है, गुजारा तो देखो हो जाएगा, भूखे नहीं मरेंगे। तो ये वो किसान हैं, ये हमारे हैं 18%। फिर हमारे आगे जी मीडियम मीडियम फार्मर्स, इनके पास का ज़मीन का जो क्राइटेरिया है वो है 4 एकड़ से लेके 10 एकड़ तक का, ये है हरियाणा में 12%। मतलब इनकी एक रेपुटेशन है, आप इनको ज़मींदार कह सकते हो, ज़मीन है इनके पास और इनके फार्म हाउस भी होंगे बड़े बड़े। तो ये वो किसान है, और ये कितने परसेंट है हरियाणा में, 12%। उसके बाद रह गया जी हमारे लास्ट में, वो है जी लार्ज, जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है, जो बड़े ज़मींदार हैं। और आपको ऐसे बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं, आपको अगर मैं बात करूँ एरिया वाइज, तो हमारी भिवानी की तरफ तो इतने नहीं है, इतने बड़े बड़े ज़मींदार आपको ज़्यादातर ये मिलेंगे इधर करनाल की तरफ, करनाल है, घरोंडा है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जहाँ पे ग्रीन बेल्ट है हरियाणा की, यहाँ पे आपको ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं, जो आपको वो बड़े ज़मींदार आपको ज़्यादा मिलेंगे, जिनके पास कई 100 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी कि देखो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है जो किसान है हरियाणा में 48%, वो छोटे किसान हैं, जिनके पास सर्वाइवल करने का भी बहुत बड़ा इशू है। पहले मेरी भी यही थिंकिंग थी, क्योंकि देखो जो मेरा एरिया रहा है, जो मेरी जन्मभूमि रही है, वो कैथल डिस्ट्रिक्ट में रही है। तो मैंने जो वहाँ पे किसान देखे थे बचपन से, वो काफ़ी रिच थे, मतलब काफ़ी उनके पास ज़मीन थी, किसी के पास 50 किले थे, किसी के पास 100 किले थे, किसी के पास 70 किले थे, 80 किले थे। तो बचपन से मैंने वो चीज़ देखी कि वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। तो मेरे दिमाग में एक ही इमेज बन गई कि नहीं यार, किसान कैसे गरीब हो सकता है, क्योंकि मैंने बचपन से उस एरिया में मैं रहा। तो उस एरिया में मैंने देखा कि वो किसान तो काफ़ी, उनका रेपुटेशन था, सरपंची के इलेक्शन लड़ते थे, सरपंच बनते थे, एमएलए तक के उनके ख्वाब होते थे, उनका रहन सहन बहुत बड़ा था, उनके पास पता नहीं 50 भैंस थी, 100 भैंस थी, लाइफ स्टॉक भी बहुत ज़्यादा होता था। तो बचपन में हम जो कोई चीज़ देखते हैं तो वैसे ही परसेप्शन बन जाती है। ठीक है, तो हरियाणा में ऐसा नहीं है कि हर किसान ही बिल्कुल बेचारा है, गरीब है। हरियाणा में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ये जो किंग साइज जिनकी लाइफ है, राजा की तरह रहने वाले किसान भी बहुत है। ऐसे ऐसे किसान भी हरियाणा में हैं जो कभी खेत में जाते ही नहीं है, उनके पास इतने नौकर हैं कि वो कभी उनको कभी खेत देखने जाना नहीं पड़ता, वो अपना अदर पॉलिटिक्स वगैरह में बिजी रहते हैं। तो इतने बड़े बड़े किसान भी हैं हरियाणा में। तो देखो ये कंट्रास्ट है। तो मेरी जो थिंकिंग थी वो पहले गलत थी, मैंने सिर्फ बड़े किसानों को देखा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, किसान का गुजारा तो हो जाता होगा, मजदूरों का नहीं होता होगा, तो इसलिए था। लेकिन अब जैसे जैसे हम किसी सब, जैसे मैंने ये सब्जेक्ट देना स्टार्ट किया चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, तब वो थिंकिंग में चेंज आने लगा कि नहीं, वो तो बस एक छोटी सी इमेज थी किसानों की, वो एक डिस्ट्रिक्ट की थी। लेकिन अगर मैं पूरे स्टेट की बात करूँ तो किसानों की हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि छोटे किसान बहुत ज़्यादा है हरियाणा में, और छोटे किसानों को बेनिफिट भी उतना नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जी इंडेप्टनेस की, मतलब किसानों में कितना कर्ज है, कितना वो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, वो बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है
In spite the fact that 48% of farmers in the state are marginal, the incidence of indebtedness is lesser, with 1.42% of indebtedness interest in the country coming from the state. तो इसने बस यही कहा कि देखो वैसे किसान जो है, छोटे किसान हरियाणा में ज़्यादा है, लेकिन तब भी कर्ज को लेके इतनी बुरी कंडीशन नहीं है हरियाणा की जितनी बुरी यूपी की है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, एक बार डेटा देख लेते हैं, फिर आपको एक बिल्कुल इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं हम। तो पहले जो सबसे ज़्यादा कर्ज है किसके पास है, वो आपका यूपी के में है, जहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा कर्ज के अंदर जी रहे हैं, वो आपका हाईएस्ट आता है यूपी का। और हरियाणा का देख लीजिए बिल्कुल ही लो है, लोएस्ट इन स्टेट के अंदर। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि किसान यहाँ पे उतने ज़्यादा कर्ज के नीचे नहीं दबे हुए, ये एक अच्छी चीज़ है, इट्स ए सेटिस्फैक्ट्री साइन। तो एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है आपको। कई बार हम देखते हैं महाराष्ट्र में किसान सुसाइड करते हैं, पंजाब में करते हैं, लेकिन हरियाणा में जो सुसाइडल रेट है फार्मर्स का वो कम है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। देखो इसके पीछे दो फैक्टर है। एक तो ये फैक्टर मैं आपको बता दिया साइकोलॉजिकल, एक तो ये फैक्टर है ही है कि आपका जो है वैसे ही कर्ज कम है किसानों में हरियाणा में। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि किस यहाँ के इंसान बड़े पॉजिटिव हमारे हरियाणा के, लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में कंडीशन कुछ अलग है। वहाँ पे किसान सुसाइड काफ़ी करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, कर्ज की वजह से ही करते हैं। लेकिन हरियाणा में जो इंसान है वो आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले किसानों के कर्जे माफ़ हुए थे, तो ये लगता है कि ये कर्जे भी माफ़ हो जाएंगे। तो मतलब साइकोलॉजिकली किसान यहाँ का अलग है, हरियाणा का बिल्कुल अलग दिमाग है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा, सोच के चलेगा यार कोई बात नहीं, इस साल नहीं हो तो अगले साल हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी यहाँ हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है मेजर इश्यूज क्या है एग्रीकल्चर के हरियाणा के, कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इम्पोर्टेंट है हरियाणा में। तो जो पहला मुद्दा है वो है हमारा सॉइल रिसोर्सेज का इशू जो है, मतलब जो मिट्टी की क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। बहुत सारे किसान तो सॉइल की जांच कराते ही नहीं है मिट्टी की। तो सबसे बड़ा इशू तो यही है कि जो सॉइल जो है डिग्रेडेशन हो रही है, जो ज़मीन की गुणवत्ता है वो धीरे धीरे जो है डाउन होती जा रही है। तो इसको कहीं ना कहीं सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़मीन ही अगर अच्छी नहीं होगी तो कौन सी भी फसल वहाँ पे ठीक से नहीं हो पाएगी। अगर फसल होगी भी तो या तो कम होगी या उसमें बीमारियाँ ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फसल की जो हेल्थ है वो किससे जुड़ी हुई है, ज़मीन की हेल्थ से। अगर ज़मीन की इम्यूनिटी कम है तो सीधी सी बात है फसल की इम्यूनिटी भी कम होगी। तो एक ये मदर और बेबी वाला रिलेशन है कि जैसे एक माँ और एक बच्चे का रिलेशन होता है कि जो माँ खाएगी वैसे ही बच्चे पे असर पड़ता है। अगर माँ कोई ठंडी चीज़ खा रही है तो बच्चे को भी ठंड लग सकती है। ये फैक्ट है कि जैसे आपकी ज़मीन की हेल्थ होगी वैसे ही आपकी फसलें होंगी। तो इसलिए ये भी एक क्रिटिकल इशू बन चुका है। ठीक है, तो आपका सेकंड जो पॉइंट है वो आपका वाटर रिसोर्सेज। इसके बारे में मैंने आपसे पहले बहुत बातें कर ली हैं कि कैसे कैसे आपका वाटर रिसोर्सेज मिसयूज होता जा रहा है, उसका ओवर यूज हो रहा है, और वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर आपका क्लाइमेट चेंज, इसके लिए भी जी हम ही रिस्पॉन्सिबल है। अभी अगर हम देख रहे होंगे एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में जब किसान को ज़रूरत होती है बारिश की तब तो होती नहीं, और जब ज़रूरत नहीं होती बारिश की तब हो जाती है। तो फिर किसान जो है भगवान को गाली देते हैं, बहुत ज़्यादा कोसते हैं भगवान को कि हे भगवान क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों हमारी फसलों का नुकसान कर दिया, ये वो सारी बातें। तो कहीं ना कहीं जो है हम जो है नेचर को ब्लेम करते हैं, लेकिन नेचर से ज़्यादा हम खुद इसके लिए दोषी हैं, हम सभी इंसान। क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, आपका जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। और ये पोल्यूशन इंडस्ट्री से भी आ रहा है, ट्रांसपोर्ट से भी आ रहा है, व्हीकल से भी आ रहा है, खुद किसान भी पोल्यूशन करते हैं, इसलिए हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है कि हम जो है नेचर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, उसको पोल्यूट पे पोल्यूट किए जा रहे हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है,
जिस टाइम पे जैसा मौसम होना चाहिए उस हिसाब का मौसम नहीं होता, और जिससे आप देखते हो कि फसलें भी जो है सीरियसली डैमेज हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे फसलों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं कि आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो इसमें स्टैगनेंट प्रोडक्टिविटी का इसमें बताया, इसमें भाई आप जो है हाई यील्ड वैल्यू, जो आपके सीड्स है, जो आपके हाइब्रिड्स बीज हैं उनको यूज करो, हाई क्वालिटी के जो सीड्स है आपके। उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट है कि भाई आप जो है जो बीमारी उसमें लगती है उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, तो वो चीज़ इसमें दी गई है। तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव आ गए। गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, क्योंकि हमारे जैसे मोदी गवर्नमेंट ने भी एक गोल लिया हुआ है कि 2022 तक या 2025 तक किसानों की इनकम जो है डबल करनी है। तो वो कोई इतना सिंपल गोल नहीं है, उसे आप इतना छोटा गोल मान के मत चलो, वो एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर लोन, जिसमें आपने एक किसान क्रेडिट कार्ड के अपने मतलब सुना होगा, किसान जो है अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर है। उसके बाद इसमें ये लिखा भी है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। उसके बाद और भी बहुत सारी स्कीम है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, कि अब तो फसलों का भी बीमा हो जाता है, बस आपको कुछ प्रीमियम देनी है कुछ टाइम के लिए, और वो अगर आपकी फसल किसी भी रीजन से डैमेज हो जाती है, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या कोई आसपास की नहर टूट जाती है, तो अगर आपकी फसल ऐसे डैमेज हो जाती है किसी भी रीजन से, तो गवर्नमेंट आपको उसका कंपनसेशन देगी, आपको इंश्योरेंस के पैसे जो है सब आपको मिलेंगे। उसके बाद है मेजर स्टेट स्कीम, कि हरियाणा की स्कीम कौन कौन सी है, जो हरियाणा की अपनी खुद की स्कीम है, उसमें भी इन्होंने काफ़ी सारी बातें लगाई हुई हैं कि आपकी जो हैफेड है, उसके बाद आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये हरियाणा की एक्सक्लूसिव स्कीम है जी। ये हरियाणा की खुद की स्कीम है। इसमें किसानों को जो है कि भाई आपको जो है फसलों को उसका जो वेस्टेज बच जाता है उसको जलाना नहीं है, उसका हम और यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो कितनी सारी स्कीम है। स्कीम फॉर प्रमोशन है, उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। अब डाइवर्सिफिकेशन में हमारा रेट बिल्कुल कम रहा है। देखो डाइवर्सिफिकेशन से किसान काफ़ी डरता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक तो ये है कि हम उसे डाइवर्ट हो जाए जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, उसके बाद मल्टी क्रॉप हम कर सकते हैं। मतलब कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको हम एक साथ उगा सकते हैं, जैसे कि आप अगर गन्ना उगा रहे हो तो गन्ने के साथ आप मूंग की दाल भी उगा सकते हो, कोई और दाल भी उगा सकते हो, और सब्जी भी उगा सकते हो। तो मल्टी क्रॉप का भी ज़माना चल रहा है कि आप एक साथ ज़मीन से 2 या 3 फसलें भी ले सकते हो अगर आप इंटेलिजेंटली वर्क करो। लेकिन किसान को इसमें रिस्क लगता है बहुत ज़्यादा। और रिस्क कैसे लगता है कि मान लीजिए कि आपने गन्ना और मूंग की दाल लगाए हुए हैं एक साथ, ठीक है, और एक में बीमारी लग जाए, या तो गन्ने में लग जाए या मूंग की दाल में लग जाए, तो आपने मान लीजिए कि मूंग की दाल में दवाई लग गई और आपने कोई दवाई मतलब कोई बीमारी लग गई और उसके लिए आपने कोई दवाई यूज करना चाहिए, तो हो सकता है कि गन्ने पे उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो इसको किसान को इसमें रिस्क भी लगता है कि नहीं, मल्टी क्रॉप उगाना इतना आसान नहीं है, उसमें रिस्क है। तो ये बहुत सारी स्कीम यहाँ पे दी हुई है, इन स्कीम को आप ध्यान से पढ़ लेना, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन हरियाणा का। तो आज हम बस यही बात करते हैं कि भाई हमारा जो है स्टेट कैसे आगे बढ़ सकता है। अगर आपका इसमें कुछ डाउट हो तो आप मेरे से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा की सेकेंड यूनिट का, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आज के लेक्चर के लिए आपको मुझे सुनने के लिए आपका सबका थैंक यू। अगर आपका कुछ भी क्वेरी हो, या आपका कोई क्वेश्चन हो, या कोई फीडबैक सेक्शन में आपको लगता है कि ये पॉइंट सर छूट गया है, तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं।